Fine, this is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next top 30 MCQs related to the economy. इकोनॉमी के रिलेटेड जो हम कर रहे थे आज, नेशनल इनकम, इसके मैंने 15 पहले कराए हैं, ठीक है। आज हम 16 से आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, किसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी आप कोई भी चीज़ आप जीतते हो ना, जैसे कोई लॉटरी होती है या ऐसा कोई चीज़ है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। अब देखो क्या होता है, विनिंग ए लॉटरी इज़ नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, जब वो लॉटरी जीती जाती है, वो नेशनल इनकम के साथ नहीं आता, क्योंकि नेशनल इनकम इंक्लूड्स द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, टोटल गुड्स और टोटल सर्विसेज ली जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं, वो होता है हमारे पास नेशनल इनकम। यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पर डेफिनेशन बताया गया है कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। जब भी आपको दिया जाएगा, जो भी हमारे पास गुड्स और जो भी हमारे पास सर्विस होते हैं, उसका मनी वैल्यू, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू जो होता है वो नेशनल इनकम होता है। मतलब टोटल वैल्यू जो भी होता है गुड्स एंड सर्विस का, जो एक साल के अंदर एक कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, वो होती है नेशनल इनकम। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द GNP एंड NNP, ठीक है। जो देखो यहाँ पर ग्रॉस, अगर आपको याद होगा, ग्रॉस का मैंने बोला था ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन जब आप निकालते हो वो किसके बराबर होता है, वो नेट के बराबर आता है। अब यहाँ पर NP बोला गया है, यहाँ पर NP रखो, NNP जिसको बोला जाता है, यहाँ पर NP रखो, यहाँ पर NP बोला जाता है। और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे वो किसके बराबर आएगा, डेप्रिसिएशन के बराबर आएगा। मतलब डेप्रिसिएशन को ऐसे ही रखोगे आप, डेप्रिसिएशन यहाँ लेकर आओगे, ये NNP GNP लिखोगे, यहाँ पर GNP लिखा है, यहाँ पर ये उस साइड चला जाएगा, ये NNP आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी आपको पता था। ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसने बना के दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप रिवाइज करोगे क्वेश्चंस को, ज़्यादा इसमें आपको नहीं घुसना है क्योंकि ऑलरेडी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज़, जो कंट्री की नेशनल इनकम क्या होती है, वो होती है टोटल इनकम, कितना आपने जनरेट किया है उसका मनी वैल्यू, वो होती है नेशनल इनकम। तो अगर यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ ये तो नहीं आएगा। टोटल जब बताया जाता है, टोटल इनकम कितनी होती है, प्रोडक्टिव इनकम, जिसका मनीटरी वैल्यू हम निकालते हैं, वो होती है आपकी नेशनल इनकम। तो यही लिखा है, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री रिजाइडिंग इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पर इन जनरल अगर हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन को लेते हैं, ये डेफिनेशन इसने दी, इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज टोटल प्रोडक्टिव इनकम ऑफ एनी कंट्री, फिर वो इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो। आ रही बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड इज अदरवाइज नोन एज। मतलब प्रोडक्ट मेथड, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, हमारे पास इनकम मेथड है, हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड है। और वैल्यू एडेड मेथड को ही प्रोडक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, किसको हम अकाउंट में नहीं लेते हैं। मुझे बोलो, जो घर में फैमिली में जो हाउस वाइफ होती है, वो जब घर का काम करती है, क्या उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। आ रही बात समझ, ठीक है। तो उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। या आप ये बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल मुझे कोई घर में, फॉर मेरा बेटा सपोज अगर बोलोगे, सपोज वो पढ़ता है, नीट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ता है, तो उसको क्या करना है, और मैं वो चाहता है कि मैं वो पढ़ेगा, मैं उसको बोलता हूँ ये 10,000 है, ये आप फीस भरो, लेकिन वो पढ़ता है मेरी एकेडमी में, आया समझ, मैंने उसको अपने जेब से दिया 10,000 और फिर वो 10,000 मुझे ही देता है, वो मुझे पढ़ाओ, तो वो भी उसमें काउंट नहीं होता है। तो इस तरीके से होते सर्विसेज जो होती है हाउस वाइफ की, वो काउंट नहीं किया जाता। टीचर आपको पढ़ाता है, वो सर्विस होती है। डॉक्टर आपको ट्रीट करता है, वो सर्विस होती है। जो आप मेड सर्वेंट होते, जो घर का काम करते, खाना पीना, खाना पकाती है, जो भी मेड सर्वेंट साफ़ सफाई के लिए, वो भी नेशनल इनकम, क्योंकि उसको आप वो जितना भी कमाते हैं वो भी काउंट हो जाता है, लेकिन हाउस वाइफ की सर्विस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी था, अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं होगा, बट स्टिल ये आप आइडिया लगा सकते हो इसका मतलब क्या कहने का था, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइड बाय हाउस वाइव्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज नॉन इकोनॉमिक सर्विस, ये होती है नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज, एंड दस कैन नॉट बी अकाउंटेड इन नेशनल इनकम, इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। नेशनल इनकम होता है सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट GNP, यहाँ पर बोला गया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मनी मेजर ऑफ, ये किसका होता है? जो भी GDP GNP जो आप पढ़ते हो, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मैंने आपको पहले बोला ये क्या होता है? ये होता है टोटल गुड्स और सर्विस कितने आपने प्रोड्यूस किया कंट्री के अंदर, वो होता है हमारे पास डेफिनेशन इसकी पूछी गई है GNP। तो इसका मतलब क्या लगता है आपको पता कि इन MCQs को करने से इनसे इतना ही पता चलता है कि जो भी आपका बेसिक्स है, आपका बेसिक्स अच्छी कमांड होनी चाहिए। डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाना, घुसना है ये कहाँ से आए, का मास्टर नहीं बनना, आपको PhD नहीं करना, आप ऊपर ऊपर से पहले अंडरस्टैंड करो टॉपिक को, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, ज़्यादा सुपरफिशियल भी नहीं, फिर बेसिक डेफिनेशंस को माइंड में रखना, टिप्स पे रखना होता है। GNP का मतलब क्या होता है? फिर से GNP फिर से पूछा गया है, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो ये भी मनी वैल्यू होता है टोटल नेशनल प्रोडक्शन ऑफ एनी फॉर एनी गिवन पीरियड, मतलब ऊपर अभी वाली डेफिनेशन जो होती है उसका। अब आप बोलोगे सर ये मनी वैल्यू ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये आपको बोलना है मनी वैल्यू जितना भी आप प्रोड्यूस करते हो पूरे साल, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट नेट वैल्यू, एग्रीगेट नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट नेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट इन 1 ईयर इज द, क्या ये नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होता है, क्या ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है, क्या ये नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। अगर इसने बोला एग्रीगेट नेट वैल्यू, ये एक्चुअली होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट है। नेट वैल्यू आप ये नेट अगर है तो ग्रॉस के साथ काउंट तो नहीं करोगे, तो नेट का मतलब होता है, ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, डेफिनेशन थी ये और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो होता है, जब आप मार्केट में जाते हो उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, ठीक है, वो होता है मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ हाइलैंड गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी मार्केट वैल्यू होता है गुड्स या सर्विस का, माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन आप करते हो क्योंकि जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में या उस सर्विस को प्रोड्यूस करने में आपने कैपिटल का भी यूज़ किया है। जैसे कि मैं आपको अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस क्या, मैं आपको टीचिंग कर रहा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये होती है सर्विस, टीच करता हूँ मैं आपको। और इसमें डेप्रिसिएशन क्या आएगा? इसमें ये है कि जिस सिस्टम में पढ़ा तो वो कितना डेप्रिशिएट हो गया, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कितना डेप्रिसिएशन आ गया, बाकी जो भी चीज़ें मैं इसमें यूज़ कर उसमें कितना डेप्रिसिएशन आ गया, वो हो गया इसका। फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चर करते हो, वहाँ पर आपने मशीनरी का यूज़ किया, उसमें कितना डेप्रिसिएशन आ गया, तो वही होता है, उस चीज़ को मुझे माइनस करना पड़ता है, तब आपका नेट आता है। तो ग्रॉस को नेट करते हो, ग्रॉस को डेप्रिसिएशन करते हो माइनस, वो नेट आता है, ठीक है। इट इज इक्वल टू द एग्रीगेट नेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट इन ईयर, और आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया एक साल के अंदर। नेक्स्ट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज द स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटायर। जो नेशनल इनकम हम करते हैं वो किसके, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम स्टडी करते हैं, जो नेशनल इनकम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये हमें इनकम और एक्सपेंडिचर बताता है। किसके बारे में बताता है? क्या एक स्टेट के बारे में, क्या एक फैमिली के बारे में, एक ऑर्गन, ये पूरी इकोनॉमी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, इनको ही आप टफ बनाते हो, आप थोड़ा सा जल्दबाजी में करके गलत करते हो। फिश कैच बाय इंडियन फिशरमैन, जो इंडियन फिशरमैन होते हैं वो जो फिश कैचिंग करते हैं इन द इंटरनेशनल वाटर्स आर पार्ट ऑफ GDP, ठीक है। GDP ऑफ, ये किसकी GDP में आ जाएगा? ये इंडिया की GDP में, क्योंकि ये इंडियन फिशरमैन जो हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल वाटर्स, ये पार्ट है GDP ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके बारे में क्या लिखा गया है। अब एक्चुअली ये देखना है कि ये इंटरनेशनल वाटर जो है ये इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, जैसे कि इंडिया, यहाँ पर हम देखते हैं ये ऐसे, एक्चुअली ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट ये इंडिया है, लेकिन यहाँ पर इसको सी भी है ना, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर क्या नाम है इसका, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, तो फिर कुछ पार्ट ऑफ वाटर का पार्ट जो होता है ये भी इंडियन टेरिटरी के साथ आता है, ऐसे ऐसे यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल्स आप ले लो, ठीक है, तो ये पार्ट भी होता है इंडिया की टेरिटरी। फिर अगर यहाँ पर फिशरमैन है, इंडियन फिशरमैन है, वो बोट लेकर गया और आ गया यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर उसने फिश को कैच किया। अब वो जो फिश को कैच किया वो उसकी इकॉनमी होगी, उस फिश को वो मार्केट में बेचेगा, उसको पैसे मिलेंगे, तो वो तो इन इकॉनमी में तो काउंट होगा, लेकिन किसकी इकॉनमी में काउंट होगा? क्योंकि ये पार्ट इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, ये वाला वाटर का पार्ट जो आता है, ये बाउंड्री है, इसको बोलते हैं सी बाउंड्री आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इंडिया का पार्ट है, तो ये इंडियन की इनकम में आ जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है, आया समझ? ठीक है, क्लियर हो गई, इंडिया की GDP में हो गया। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इसको अनक्लॉज के नाम से भी जाना था, ठीक है, CLOS।
इसने क्या बोला है, एक कंट्री हैज़ ए राइट टू एक्सप्लॉइट रिसोर्स, एक कंट्री के पास राइट है कि वो रिसोर्स का यूज़ कर सकता है, एंड रेगुलेट फिशरीज, और फिशरीज को भी रेगुलेट कर सकता है, फिश कैचिंग भी कर सकता है, अप टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कहाँ तक एक जोन होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सटेंडिंग टू 200 किलोमीटर फ्रॉम इट शोर, कहाँ से, शोर लाइन से। शोर लाइन का मतलब मैंने क्या बोला, अभी इंडिया जो है यहाँ से, इंडिया की इस कोस्ट से यहाँ तक 200 किलोमीटर्स तक यहाँ से कैच कर सकते हैं। सो इनकम जनरेट बाय फिशरमैन विल कॉन्स्टिट्यूट, तो ये किस, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आ जाएगा, और ये इंटरनेशनल वाटर्स जो है यहाँ पर हम कैच कर सकते हैं 200 किलोमीटर्स के अंदर अंदर, जो भी हम फिशिंग करेंगे वो इंडिया का जीडीपी के साथ काउंट होगा। इन हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, हाईली डेवलप्ड जैसे यूएसए की बात करें, रशिया की बात करें, इस तरीके से इन हाईली डेवलप्ड कंट्रीज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी, कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा एग्रीकल्चर का जीडीपी के साथ। आप बोलोगे एग्रीकल्चर का पार्ट रहता है जीडीपी में कंट्रीब्यूट, जीरो तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो एक्सट्रीम हो गया, रिलेटिवली हाई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जनरली हम लेते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होती है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर का थोड़ा सा पार्ट जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर। लेकिन अगर हम इंडिया की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर में वर्क फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जीडीपी में कम, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है इंडिया के केस में। To achieve high rates of growth of national government output, the economy has to, ठीक है, हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हमें अचीव अगर करनी है, जो इकॉनमी कैसी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना, मतलब इंटरेस्टिंग है ना, कि अगर आप कॉमन सेंस ये है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने की ज़रूरत है इकॉनमी के अंदर, तो हमें क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए, इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस द कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसको कम करना है। कैपिटल देखो, इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाओगे, ठीक है, जितना आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे उतना आपको रिटर्न भी फिर मिलेगा, उतना आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा ना। ये हो गया। क्या आपको अगर आपको ग्रोथ करने की आपको बोरो करना चाहिए, नहीं, बोरो आपको नहीं करना चाहिए, कि ठीक है, अगर आपको ग्रोथ करनी है, रिड्यूस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ, क्या पॉपुलेशन ग्रो, पॉपुलेशन को आपको रिड्यूस करनी चाहिए, नहीं, ये तो भी नहीं है, पॉपुलेशन को उसके साथ नहीं है। स्टेप ऑफ द रेट ऑफ सेविंग, क्या आपको सेव करना चाहिए, नहीं, ग्रोथ हमेशा इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 रुपीज़, अगर उसमें बैंक में रखोगे ना, वो हो गया, आपने सेव किया है। लेकिन अगर यही 50,000 आप उठाओगे, इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट कहीं पर किया, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने कोई रूम लिया, एक बिल्डिंग का एक रूम ले लिया, ठीक है, सपोज 50,000 की एग्जाम्पल बोलो, आपने रूम मिला आपको, वो आपका, आप गए, आप उसके ओनर बन गए, अब 50,000 तो लगा, इन्वेस्ट किया 50,000, आप उसके ओनर बन गए, यही रूम आपने रेंट पे दिया। अब ये तो हम आपको हर साल जब तक आपकी लाइफ है, जब तक आप इस रूम को रखना चाहते हो, तब तक आपको ये रेंट देता है, जो भी इसमें रहेगा, ये कि आपने इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, तो यही होता है। और कैपिटल आउटपुट रेशियो को हमें कम करना पड़ता है, ठीक है, एक यूनिट ऑफ कैपिटल कितना आउटपुट देता है, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल कितना आउटपुट आपको देता है, वो होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब जितना आप कम कैपिटल इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, वो ज़्यादा फायदा नहीं, ये नहीं ना कि आप 10 मशीन्स आपने यूज़ की, 10 मशीन्स आपने यूज़ की और आप 10 टन, देखो ये देखो आपको कैपिटल कितना लगा है, 10 मशीन्स आपने यूज़ की और 10 टन राइस आपको प्रोड्यूस होता है। यही अगर आप करोगे कम, अगर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे नहीं सर मुझे कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा, ये कैपिटल है, इसको कम करूंगा, मैं लगाऊंगा 2 मशीन्स ही, और उन 2 मशीन्स के जरिए से मुझे क्या मिला चाहिए, 10 टन ऑफ राइस। 10 टन हो गए आउटपुट, 10 मशीन्स आपने लगाए, आपको 10 टन ऑफ राइस मिला, मतलब 10 मशीन्स हो गई आपका कैपिटल, और आउटपुट आपको मिला 10 टन ऑफ राइस। यही आपने कम किया, आपने रिड्यूस किया कैपिटल को कितना किया आपने 2 मशीन लगा, आपने बोला नहीं मैं 2 मशीन के जरिए से ही 10 टन ऑफ राइस कल्टिवेट करूंगा, तो आपको 10 टन ऑफ राइस 2 मशीन, इसको बोलते हैं हम कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम करना पड़ेगा। मतलब कम से कम कैपिटल हमें यूज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, वो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। ये एक्चुअली मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, ठीक है। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज, कंट्री का नेशनल इनकम क्या होता है, क्या गवर्नमेंट का इनवल रेवेन्यू, अभी भी ऊपर क्वेश्चन था, तो ये टोटल प्रोडक्टिव इनकम होती है जो हम बोलते हैं, ये नेशनल इनकम के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, द फर्म सेल्स न्यू शेयर्स वर्थ ऑफ 1000 डायरेक्टली टू इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है उसका फर्म मैं लिखता हूँ नाम, और मैं क्या करता हूँ उसमें मेरे पास शेयर्स है, तो मैं हर एक शेयर जो होता है उसका 1000 रुपीज़ का कीमत मैंने लगाया, और वो मैं बेच रहा हूँ, मतलब मार्केट डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को देता हूँ, ठीक है, जो भी मार्केट में लोग हैं उनको बेच रहा हूँ, उनको बोल रहा है मेरे कंपनी के शेयर से हर एक शेयर 1000 रुपीज़ का है, अगर जितना शेयर खरीदेगा, कोई 20% शेयर खरीदेगा वो इस फर्म का ओनर बनेगा, 20% का ओनर। इस तरह से कोई 30% खरीदेगा, वो 30% का ओनर, कोई 2% खरीदेगा, 2 शेयर्स खरीदेगा, वो 2% का ओनर बनेगा, इस तरीके से।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है, मतलब क्या है। ए फर्म सेल्स न्यू शेयर्स वर्थ ऑफ 1000 डायरेक्टली टू इंडिविजुअल्स, दिस ट्रांजेक्शन विल काज, इस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या होगा, क्या इस ट्रांजेक्शन की वजह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा 100, जीडीपी इंक्रीज होगा 1000, नेशनल इनकम राइज होगा 1000, या नो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर जो होते हैं ये डायरेक्टली मैंने किसको दिए हैं, ये मैंने इंडिविजुअल्स को दिए हैं। यहाँ पर जीडीपी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये एक्चुअली कंपनी का कीमत होता है जो मैं लेता हूँ, आ रही बात समझ। तो ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपीज़ जस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी, क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं होती। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी गुड्स और सर्विस की, वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ये एक्चुअली सिर्फ वैल्यू बता रहा है इसका, इस कंपनी का, मतलब जो भी शेयर्स बेच रहा हूँ। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ CSO, 2005 का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर CSO की बात की गई है। ये एस्टिमेट करता है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है। बात समझ आ रही है। तो ये अगर क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा, CSO जो है इसको कब बनाएगा, आपको बोला 1951 में। इसका काम है स्टैटिस्टिकल एजेंसीज एडवाइस करना। ये क्या करता है, नेशनल अकाउंट्स को की स्टैटिस्टिक पब्लिश करना, नेशनल अकाउंट्स को, और दूसरा जो कंडक्टिंग इकोनॉमिक सेंसस। लेकिन आपको डिटेल में आपको बोलूँगा, आपको NSO जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो मैं बताऊँगा आपको मैराथन सेशन में। नेक्स्ट इज इंडियाज बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज टुडे, आजकल के टाइम पे 2007 में कि इंडिया की बेस्ट बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज, ठीक है, जो आप बोल सकते हो कि पब्लिक सेक्टर जो है इंडिया का, ये है इंडियन रेलवे। उस टाइम का क्वेश्चन है 2007 में। उसके बाद क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हो? पर कैपिटा इनकम आपने बोला था सर, जब हमारे पास नेशनल इनकम पता होगी तो एक पूरे कंट्री की नेशनल इनकम हमें पता है, ठीक है, इंडिया की नेशनल इनकम पता है, लेकिन हमें एक पर्सन की निकालने, सर टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करो तो वो आ जाएगा। तो यही होता है, टोटल पॉपुलेशन करने से हमें नेशनल इनकम आ जाती, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर, देखो GDP लिखा आपने, ठीक है, ये भी यहाँ पर GDP ही लिखना है आपको। यहाँ पर अगर फैक्टर कॉस्ट लिखते हो, अरे बात समझ, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर भी फैक्टर कॉस्ट ही लिखोगे, यहाँ पर और कुछ वैल्यू नहीं लिखोगे, ये भी फैक्टर कॉस्ट है। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पर GDP फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करना है सब्सिडीज। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, बस यहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन इक्वेशंस आपको बताए हैं। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट होता है बराबर GDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस GDP एट मार्केट प्राइस होना चाहिए, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आया समझ, क्लियर हो गया? तो एक्चुअली इस तरीके से होता है ये, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट जो होता है ना, एक्चुअली फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, ये एक्चुअली मार्केट प्राइस के बराबर होता है प्लस सब्सिडीज। आपको पता है जब भी फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड होता है आपके पास, उसको रेंट आपको मिलता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप आपको प्रॉफिट मिलता है, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो आपको चार आते हैं ना, वहाँ पर जब भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करो, वहाँ पर सब्सिडी की बात की जा रही है, वहाँ पर आपको सब्सिडी मिलती है। और जब आप मार्केट प्राइस में जाते हो ना, जब आप मार्केट में चीज़ों को बेचते हो, मार्केट में आप किस चीज़ को इंक्लूड करते हो, आप टैक्स भी उसमें इंक्लूड करते हो ना, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो वहाँ पर क्या इंक्लूड हो जाएगा, उसमें मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है डायरेक्ट टैक्सेस का। लेकिन ये फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट में डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं इंक्लूड नहीं होता, टी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये इंक्लूड नहीं होता। अगर यही मैं मार्केट प्राइस लिखता हूँ, क्या मैं क्या लिखता, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट लिखता। और मार्केट प्राइस में किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, मार्केट प्राइस में आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, हो गया टैक्स, लेकिन सब्सिडीज तो नहीं आती है ना मार्केट प्राइस, तो माइनस करोगे सबसे, मतलब इसी इक्वेशन को मैंने रोटेट किया। बस ऐसे आप समझोगे, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सेस। ये इक्वेशन अगर आपको पता है, आप इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हो। नेट आपको पता हो तो वो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तीसरा इक्वेशन आपको नेशनल आपको पता होना चाहिए, नेशनल किसके बराबर, ये डोमेस्टिक होता है प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम, ठीक है। पूरे नेशनल का इनकम कितना होता है, डोमेस्टिक का इनकम, और बाहर से कितना इनकम आता है, मतलब जो इंडियन नेशनल जो होता है यहाँ पर कमाई कितनी हो रही है, और जो इंडियन नेशनल्स बाहर है वो कितना कमाई करते हैं और फिर इंडिया को बेचते हैं, वही होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आता है। ये ऑलरेडी मैं एज्यूम ये करता हूँ, ये ऑलरेडी आपको आता है, इसीलिए क्वेश्चंस तो कर पा रहे हैं हम, ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो। पी यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल, जरा मुझे बोलो, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर देखो फाइनल गुड्स प्रोड्यूसड, यहाँ पर सर्विसेज नहीं है तो ये नहीं आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। यहाँ पर गुड्स और सर्विस तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फाइनल की भी इसने बात नहीं की, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ईयर, यहाँ पर गुड्स यहाँ पर सर्विस की इसने बात नहीं की, और ऑल की बात भी नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर लिखा है फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन ए ईयर, ठीक है। यहाँ पर फाइनल गुड्स, यहाँ पर फाइनल मतलब ओवरऑल फाइनल गुड्स जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो जनरली आप ये भी बोल सकते हैं सर ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, लेकिन ये जो होता है ये ब्रॉडर परस्पेक्टिव, ये एक्चुअल डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर सारे गुड्स और सर्विस की बात कर रहे हैं। ये तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ गुड्स और यहाँ पर सिर्फ गुड्स और सर्विस की इसने बात ही नहीं की। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन नेशनल इनकम ऑरिजिनेट्स इन द, जो लार्जेस्ट शेयर इंडियन नेशनल इनकम है वो किस में है, नेशनल इनकम, वो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर को लिख रहा है। ये उस टाइप का क्वेश्चन 2000 के हिसाब से क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप देखोगे ना आज जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, वो आप बोलोगे टर्शियरी सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर। आज के टाइम पे आप बोलोगे सर्विस सेक्टर। ये भी मैं उसमें अपडेट करूँगा, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर छोड़ दोगे, बट इतना आप यहाँ पर करोगे एट प्रेजेंट, अगर 2023 के हिसाब से करोगे आप बोलोगे सर वो है सर्विस सेक्टर, ये वाला। तो यहाँ पर फिर सी ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था। उसके बाद द प्रेपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो नेशनल इनकम एस्टिमेट जो होता है, नेशनल इनकम एस्टिमेट को प्रिपेयर कौन करता है, मैंने अभी बोला CSO यहाँ पर लिखा गया और CSO 1951 में आया था। ये भी मैं NSO के साथ रिप्लेस करूंगा आपको बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में कौन सी चीज़ नहीं आती है, वेज एंड सैलरीज, जो काम करने वाले होते हैं, जो जॉब्स करते हैं उनको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, ये नेशनल इनकम में आता है। जो भी आप प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है, वो भी आपके साथ नेशनल इनकम में आता है। जो भी आप रेंट पे करते हो या रेंट मिलता है वो भी नेशनल इनकम में आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, जो नेशनल डेट होता है उसमें जो इंटरेस्ट पे करते हो वो नेशनल इनकम में नहीं आता, क्योंकि ये डेट होता है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ठीक है। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, मैंने पहले बोला फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अभी मैंने बोला था नेशनल इनकम, मैंने अभी आपको बोला फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है, मार्केट प्राइस, और फिर किसके बराबर होता है, सब्सिडीज़ के बराबर, माइनस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पर देखो प्लस सब्सिडीज़, देखो क्योंकि फैक्टर कॉस्ट की बात करते हो तो प्लस आएगा सब्सिडी, तो यहाँ पर प्लस सब्सिडी, यहाँ पर प्लस सब्सिडी, ठीक है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट टैक्सेस बोला था, नहीं सर इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर लेना हो गया वाला, और दूसरा यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। तो नेशनल इनकम जो होता है ये एक्चुअली NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट एक्चुअली होता है, इसी को बोलते हैं NNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है, हो गया, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, एक्चुअली ये बोलता है, ठीक है, क्लियर हो गया। यही होता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यही होता है नेशनल इनकम एट, यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, NNP एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यही होता है ना नेशनल इनकम, NNP एट फैक्टर कॉस्ट मतलब नेशनल इनकम, ये होता है NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडी। ये आपको पता होगा, आपने बार बार ये चीज़ पढ़ी होगी। हाँ, उसके बाद एक और क्वेश्चन कुछ पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट्स हैव डन पायनियरिंग वर्क ऑन नेशनल इनकम, इनमें से ऐसा कौन सा इंडियन इकोनॉमिस्ट है जिसने नेशनल इनकम के ऊपर काम किया है। तो आपको बोलना है VKRV रॉय जो है इसने किया है, ठीक है, राव। हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये बुक्स में लिखा भी होता है कि दादा भाई नौरोजी के रिलेटेड ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम इंडिया की एस्टिमेट की है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने कब, पहली बार 1876 में, ठीक है, ये हो गया। और आपके लिए क्वेश्चन है इसने कितने रुपीज़ के बारे में बताया था, ठीक है, आपको बोला 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ उसने लिया था, कुछ ऐसा मुझे जितना याद आ रहा है, ये फैक्ट देते हैं। While calculating या computing national income estimates, which of the following is required to be observed, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू बी एडिड एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब हम चीज़ों को बेचते हैं बाहर के मार्केट में, वहाँ से पैसा आता है, तो हम क्या लेते हैं, मॉनेटरी वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है सर, ये इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें पैसा मिलता है बाहर, हमने कोई चीज़ बेचा है बाहर, एक्सपोर्ट किया, वहाँ से पैसे मिलते हैं, उसको ऐड करेंगे। वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज़ खरीदते हैं बाहर से, कोई भी चीज़ बाहर से आता है, उसके बदले हमें पैसे देने पड़ते हैं, मनी देना पड़ता है, तो दैट में उसको हम माइनस करेंगे। मतलब ऐसे आप समझो, ये इंडिया है, इंडिया से बाहर मनी जाता है और इंडिया के अंदर मनी आता है, ऐसे आप समझो, जो अंदर आता है उसको प्लस, जो बाहर जाता है उसको माइनस करेंगे। तो ये होता है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की जनरली ये बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है,
ठीक है, आपने एक्सपोर्ट कितना किया माइनस इंपोर्ट कितना किया, ये नेशनल इनकम में जब कैलकुलेट करते हैं उस टाइम ये कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया के केस में नेगेटिव होता है कि अगर हमारे पास इंपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट्स हम ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट्स हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट्स हम कम करते हैं, इसलिए ये नेगेटिव केस आता है इंडिया के केस में। आया समझ? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम NNP टू अराइव एट NI नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे पास NNP होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं। NNP जो होता है नेशनल इनकम, दैट इज NNP एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट आप बोल सकते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, NNP एट मार्केट प्राइस होता है ना। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। वो किसके बराबर होता है, NNP एट मार्केट प्राइस माइनस क्या करते हो, माइनस आप क्या करते हो फैक्टर कॉस्ट में माइनस सब्सिडीज करते हो, प्लस क्या करते हो इनडायरेक्ट, सॉरी प्लस सब्सिडीज करते हो, माइनस क्या करते हो इनडायरेक्ट टैक्स। जब आप फैक्टर कॉस्ट निकालते हो प्लस आप सब्सिडीज करते हो, ठीक है, और माइनस क्या करते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस, और यही लिखा है डिडक्ट का मतलब माइनस करना। माइनस किसको करते हो, किसको करते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को करते हो। किससे करते हो, NNP से करते हो। आया समझ? अभी जो मैंने आपको बताया था, प्लस देखो सब्सिडीज यहाँ पर की गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। ठीक है, किसको इंक्लूड नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, उसमें से एक मेथड इनकम मेथड है। इनकम मेथड में किस चीज़ को हम नहीं लेते हैं, रेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं इनकम में, क्योंकि इनकम आपको अगर रेंट के थ्रू मिलता है, आपने कहीं पर कोई बिल्डिंग वो रेंट पे दी है, वहाँ से जो पैसा मिलता है वो इनकम आता है रेंट के थ्रू। पेंशन जो होती हैं ये भी आपको आता है इनकम आपको मिलती है। मिक्सड इनकम भी कंक्लूड किया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होते हैं वो इनकम मेथड में नहीं आता है। आया समझ? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इनकम में नहीं आता। तो अब यहाँ पर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है इनकम मेथड में, इनकम इज कंसिडर्ड टू ऑकर बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर कॉस्ट लाइक वेज, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल और प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्योंकि नेशनल इनकम हम करते हैं थ्रू इनकम मेथड के जरिए से, ठीक है, और इनकम जो होती है फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मिल रही है, आपको पता होती है रेंट होता है, पेंशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन लास्ट 45 हम करेंगे आज। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, ये 2009 और 2012 में पूछा गया, लार्जेस्ट, और यहाँ पर देखो सर्विसेज। तो नेशनल इनकम में एट प्रेजेंट 2023 में भी सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम में सर्विसेज सेक्टर ही करता है। आ रही बात समझ? और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट पूछी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन GDP मतलब नेशनल इनकम की अगर बात करोगे वो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा मिलते हैं हमें। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे, ये आज के टॉप 30 क्वेश्चंस थे, कल हम और करेंगे। इसको मैं एग्ज़ाम से पहले फिनिश करूंगा और कुछ टाइम के बाद बाकी सब्जेक्ट्स को मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं मैराथन्स को ज़्यादा फोकस करूंगा और MCQs भी लेकर आऊँगा। मैराथन्स के बीच में ही MCQs भी होंगे उसी के साथ साथ, वो आपको हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन मेंशन करना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। इकोनॉमी का टेंशन छोड़ो, आप बाकी चीज़ों पर फोकस करो जो आपको कुसुम मैम पढ़ा रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन अपना मेंशन करना।